अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ़िज़िक्स क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को फ्रिक्शन का जो है वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आप फ्रिक्शन की जो है वो डेफिनेशन जो है वो नोट कर लें कि फ्रिक्शन होती क्या है। फ्रिक्शन जो है वो ऐसी फ़ोर्स को जो है वो कहते हैं जो क्या करती है, बॉडीज़ की मोशन की क्या करती है, मुखालफत करती है या उनकी मोशन को कम कर देती है या उनकी मोशन को क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दिस इज़, और आप दो डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को ज़्यादा आसान लगे या अच्छी लगे वो आप लिख लें। दिस इज़ द opposing force which comes in action when one body is एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी। आप देखें, अगर आपको वो फ्रिक्शन कह देता है, आगे आपके पास जो है इसकी टाइप्स आ जाती हैं, आप टाइप्स के नाम लिख सकते हो। ठीक है, आप उस काफ़ी ज़्यादा जो है और आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। इस तरह एक अच्छा सा शॉर्ट भी बन जाएगा, लेकिन आपको फ्रिक्शन की जो है वो डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। इसको आप एज ए एग्जाम्पल ले लें, इसके ऊपर एग्जाम्पल मेंशन कर लें। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट बाय द बैट इट मूव्स ऑन द ग्राउंड विद अ रीजनेबली लार्ज वेलोसिटी। यानी कि जब एक बॉल के साथ जो बॉल जो है वो बैट के साथ हिट करेगी तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इट शुड कंटिन्यू टू मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक इसको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली यानी कि मुसलसल क्या करना चाहिए, हरकत करनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व डैट इट इवेंचुअली स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। लेकिन देखें, अमली तौर पर हम देखते हैं कि वो कुछ देर के बाद आखिरकार क्या करेगी, जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था उसमें उसने बताया था कि अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन को जो है वो कंटिन्यू रखेगी जब तक कि उसके ऊपर क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी। और इसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन ना लिखना, आप क्वेश्चन की बजाय यहाँ पे क्या कर लेना, ठीक है, देयर इज़ अ फोर्स, यस इट कैंसिल कर दें और यहाँ पे क्या लिख लें, देयर इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड डैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉल। देखो यहाँ पे भी यानी कि बॉल और जो है वो उसके ग्राउंड के दरमियान क्या है, एक फोर्स आ जाती है जो क्या करती है, उसकी मोशन को, बॉल की को क्या करती है, रोकती है। और वो कौन सी होती है, फ्रिक्शन की जो है वो फोर्स होती है। उसके बाद देखें डेफिनेशन आ गई, आपके पास एग्जांपल आ गई। ठीक है, ये भी काफ़ी है। आप इसको एग्जाम्पल को इतना लंबा ना भी लिखें, अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हो कि सम डिस्टेंस तो तब भी सही है, और साथ में ये भी लाइन लिख दो तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा लाइन जो है वो लंबी नहीं होगी। हाँ, आप ये वाला थोड़ा सा अगर मज़ीद एग्जाम्पल जो है वो शॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से पहले वेलोसिटी तक लिख लो, फिर बट से लिख दो। ये न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली बात सारी छोड़ दो, आप यहाँ से लिख दो और फिर ये लिख दो। इस तरह एग्जांपल जो है वो छोटी भी हो जाएगी और शॉर्ट के लिए जो है वो रीज़नेबल भी होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिसिपेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का जो डिसिपेटिव इफ़ेक्ट होता है, असर होता है, वो कौन सा होता है। फ्रिक्शन इज़ अ डिसिपेटिव फोर्स, यानी रोकने वाली जो है वो फोर्स है, ड्यू टू विच एनर्जी इज़ वेस्ट इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट द फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन क्या करती है, फोर्स को डिसिपेटिव करती है, यानी कि फ़ोर्स को ज़ाया कर देती है। ठीक है, ड्यू टू, क्योंकि देखो एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है कुछ काम करने में। काम किसके ख़िलाफ़ कर रही होती है, फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ काम करने में। ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या ज़ाया हो जाती है। ठीक है, द लॉस्ट एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जो ये एनर्जी ज़ाया होती है ये किस फॉर्म में जो है वो ज़ाहिर होती है, हीट वगैरह की फॉर्म में जो है वो ज़ाहिर होती है। देखो आगे उसने खुद ही एग्जांपल्स दे दी। देखो एग्जांपल आ गई है,
उसके बाद अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज़ द रबिंग ऑफ हैंड्स। व्हेन वी रब ओवर हैंड्स हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड ओवर हैंड्स बिकम वार्म। वो कह रहा है कि हमारे जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमें अपने हाथ जो है वो गर्म जो है वो महसूस होते हैं। ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है और इस तरह हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। देखो हमारी मस्कुलर एनर्जी थी, जब हमने रब किया, कुछ काम किया, वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हुई, फ्रिक्शन से वो जो है वो हीट की फॉर्म में जो है वो वेस्ट हो गई एनर्जी और इससे हमारे हाथ क्या हो गए, गर्म हो गए। द टेम्परेचर ऑफ द मशीन्स, ये दूसरी एग्जांपल कह सकते हैं। राइजेस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स डैट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। इसी तरह वो कह रहा है जो मशीन्स का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, उसके मूविंग पार्ट्स के दरमियान यानी कि जब एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट पे हरकत करता है तो फ्रिक्शन की वजह से मशीनों का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मशीन गर्म हो जाएगी तो वो काम करना क्या कर देगी, छोड़ देगी। द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स ऑल्सो वेयर, ये तीसरी वाली आ जाएगी। द टायर्स ऑफ द व्हीकल ऑल्सो वेयर आउट, ठीक है, आफ्टर कमिंग टू हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। यानी कि टायर और रोड के दरमियान भी फ्रिक्शन की वजह से जो है वो टायर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो जाएंगे और इसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, वेयर आउट हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल आ रही है, ठीक है, शूटिंग ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई एट नाइट ऑल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। वो कह रहा है अक्सर आपको जो है आसमान पे टूटते हुए तारे जो हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है, हमें भी अक्सर जो है वो दिखाई देते थे। अब तो देखें हमारा एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो गया है कि हमें स्टार्स ही नहीं नज़र आते, तो शूटिंग स्टार्स भी इसलिए नज़र नहीं आते अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा, ठीक है, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। दीज आर एक्चुअली एस्ट्रॉयड डैट एंटर द एटमॉस्फेयर। ये असल में देखो कोई मिनरल्स वगैरह होते हैं या पत्थर वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन के जो हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, एंटर होते हैं और एयर की फ्रिक्शन की वजह से वो इस कदर जो है वो गर्म हो जाते हैं कि उनको जो है वो आग लग जाती है और इस तरह वो वहाँ से आग लग के क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एज़ दे आर मूविंग एयर रेजिस्टेंस कॉज जनरेशन ऑफ हीट, ठीक है, देयर टेम्परेचर बिकम्स सो हाई डैट दे स्टार्ट्स बर्निंग एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट। और आखिरकार क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, टूट के छोटे छोटे होकर फ़िज़ा में क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपसे यहाँ पे यूँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन या डिफ़ाइन फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन डिसिपेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह आपको ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिसिपेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो है वो उसको क्या करें, जो है वो एक्सप्लेन करें। तो आप अगर शॉर्ट आता है तो आपने सिर्फ जो है वो हैंड्स वाली एग्जाम्पल जो है ये सिमिलरली इससे पहले पहले जो है यहाँ तक लिख देना है, शुरू से लेके आपने यहाँ तक वार्म तक जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट ईयर डू यू नो भी साथ ही पढ़ लें। ऑन अ वेट रोड द वाटर डज नॉट फॉर्म वेट लेयर बिटवीन द टायर सरफेस एंड द रोड, ठीक है, रोड सरफेस ड्यू टू स्पेसेस इन द थ्रेड पैटर्न ऑन द टायर। देखें ये टायर्स के ऊपर ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेडिंग कहते हैं। तो वो कह रहा है जो इसके ऊपर ये थ्रेडिंग का जो पैटर्न बना हुआ होता है इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है वो वेट लेयर नहीं बनती, यानी कि पानी की कोई एक तह नहीं बनती, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड। और इस तरह गीली सड़क पर जो है वो टायर्स की स्किडिंग का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं कि यानी कि टायर जो है वो स्लिप नहीं होता या टायर जो है वो एक ही जगह पे क्या करता है, घूमता नहीं रहता। उसके बाद आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा है। Sliding friction, the friction between two solid surfaces is called sliding friction, which can be divided into two categories। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कितनी कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हैं, यानी दो इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं, कुछ भी वो कह सकते हैं। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन है और नंबर 2 क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है।
उसके बाद उसने इसको जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को भी और काइनेटिक फ्रिक्शन को भी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो आपको डेफिनेशन भी दोनों की जो है वो आनी चाहिए। ये आप देख लें, की पॉइंट्स में भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप की पॉइंट्स भी पढ़ लिया करें। आपको अगर टॉपिक में कोई डेफिनेशन नहीं मिलती तो आपको हो सकता है कि यहाँ से मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको जो है वो डेफिनेशंस जो है वो कुछ दी हुई हैं, आप देख लें। सबसे पहले उसने यहाँ पे फ्रिक्शन की भी दी हुई है। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट टर्न्स टू प्रिवेंट द बॉडीज़ फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो और जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया वो भी लिख सकते हो। द रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, between the two surfaces before the motion start is called the static friction. The maximum value of static friction is called limiting friction. तो ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि आपके पास जो है वो क्या आ रही है, जो है static friction क्या होती है, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स, जो फोर्स रेजिस्ट कर रही होती है दो सरफेसिस के दरमियान मोशन से पहले, हरकत करने से पहले जो दो जिस्म के पास बीच में फोर्स जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कहते हैं। और साथ ही उसने काइनेटिक फ्रिक्शन की भी दी हुई है। द फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन की भी जो है वो साथ ही आ गई। अदरवाइज़ ये आप देख लें, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अ फोर्स कंटिन्यूसली एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है। और ये भी आपके पास इस कॉल्ड क्या आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की यहाँ तक डेफिनेशन आ गई। इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग, यानी कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। विच इंक्रीजेज एज द अप्लाइड फोर्स इज़ इंक्रीज। ये अगर अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो ये भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसा कि अब हम अगर किसी चीज़ को जो है वो टेबल पे रख कर जो है वो खींचते हैं, तो पहले वो अगर बाट डाले हुए, ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। हम ब्लॉक को खींच रहे हैं, हमने पेन में जो है पहले थोड़ा सा बाट डाला, हम देखेंगे ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फिर हम मज़ीद बाट डालेंगे, हम देखेंगे फिर भी ब्लॉक क्या कर रहा है, नहीं मूव कर रहा। और इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इट अपोजिज अपेंडिंग मोशन, ये जो है अपेंडिंग मोशन को क्या करती है, यानी उसकी भी मुखालफत करती है, ठीक है। होने वाली मोशन को जो है वो रोकने की क्या करती है, कोशिश जो है वो करती है। इसी तरह काइनेटिक, आपके पास काइनेटिक की भी आ जाती है डेफिनेशन। आप वहाँ से बुक से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी जो है वो कर सकते हो। इट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज़ मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होती हैं, जब वो मोशन में होती हैं, तो उस वक़्त ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। द फोर्स डैट एक्ट्स when two surfaces are sliding over each other, kinetic friction is usually less than the static friction, ठीक है। आपने ये MCQs के लिए याद रखना है कि जो काइनेटिक होती है वो स्टैटिक से क्या होती है, हमेशा जो है वो कम होती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। द अरेंजमेंट इज़ शोन इन अ फिग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। व्हेन अ वेट इज़ पुट इन द पैन, अ फोर्स F इक्वल टू टेंशन, ये टी क्या कर रहा है, टेंशन स्ट्रिंग को जो है वो शो कर रहा है, इक्वल टू द सम ऑफ दिस वेट एंड वेट ऑफ द पेन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, यानी कि ये किसके इक्वल होगी, कि ये देखें ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो है टेबल पे रख के इधर से जो है एक स्ट्रिंग के साथ जो है बांध कर, इसके स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर जो है एक पेन बांधा हुआ है और स्ट्रिंग को, रस्सी को जो है पुली के ऊपर से जो है वो गुजारा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये पेन में क्या करेंगे, एक बाट रखेंगे, हम देखेंगे ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। वो यही कह रहा है कि ये जो फोर्स होगी ये किसके इक्वल होगी, टेंशन
टी इक्वल टू द सम ऑफ द, ठीक है, क्या है, वेट, एक तो वेट होगा और एक प्लस क्या है, पेन का जो वेट होगा उसके इक्वल होगी ये जो टेंशन टी इस रस्सी में जो है वो पैदा हो रही है, यानी कि खिंचाव की फोर्स। देखो ना, रस्सी के साथ कोई चीज़ बांध के अगर लटकाई जाए तो रस्सी में क्या पैदा हो जाएगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा, यानी कि टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। दिस फोर्स टेंड्स टू पुल द ब्लॉक, और ये वाली फोर्स क्या करती है, ब्लॉक को पुल करने की, यानी कि इधर को खींचने की कोशिश करती है जो इसमें ये पैदा हुई है। एट द सेम टाइम, ठीक है, एन अपोजिंग फोर्स अपीयर, ठीक है, डैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव। जैसे ही देखो ये स्ट्रिंग जो है इसको इधर को खींचने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे ब्लॉक और टेबल की सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स भी क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, जो ब्लॉक को हरकत करने से क्या करेगी, रोकेगी। दिस अपोजिंग फोर्स इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस, और इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कहते हैं। उसने इसी के साथ जो है वो अगला पैराग्राफ भी, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन को भी इसी में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये देखें, ये नॉर्मल फोर्स एफ एन क्या कर रही है, नॉर्मल फोर्स को शो कर रही है जो कि रिएक्शन की फोर्स है, और ये हमेशा क्या है, वेट के इक्वल होती है, जबकि वेट क्या है उसका एम जी जो है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गई, और ये एफ जो है वो टेंशन है कि टेंशन भी एक फोर्स है, टेंशन भी क्या होती है, एक फोर्स होती है जो कि वेट के क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन द पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप्स, यानी कि देखें पहले हमने एक बाट डाला, ब्लॉक जो है वो मूव नहीं किया, हमने इसमें दूसरा बाट रखा, अभी भी ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा। फिर हम जब तीसरा ब्लॉक वेट रखेंगे, इसमें बाट रखेंगे, तो ब्लॉक क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसकी एक लिमिट होती है, जो आपके पास जो है वो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, उसके बाद जो है वो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, हरकत करना शुरू कर देगी, यानी कि ये एक लिमिट तक पैदा होगी, उसके बाद ये पैदा होना जो है वो छोड़ देगी। will come when the block starts sliding over the horizontal surface, ठीक है, क्या है, द पेन ऑन वन बाय वन इन अ स्मॉल स्टेप्स अ स्टेज, ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा, विल कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी स्लाइड करना, इस पे ऊपर हरकत करना जो है वो शुरू कर देगा। दिस इज़ द लिमिट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन डैट इज़ इक्वल टू द टोटल वेट इंक्लूडिंग पेन। When the block is sliding, friction still exist. जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तब भी फ्रिक्शन क्या कर रही है, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी पाई जा रही है। इट इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, और अब इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। आपको वो कह सकता है कि इनको डिफ़ाइन करके जो है वो इसको विद द हेल्प ऑफ जो है वो डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करें, तो फिर आप साथ में इसके जो है वो डायग्राम भी जो है वो बनाओगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, ये भी साथ ही पढ़ लें। सम फ्रॉग्स कैन, ठीक है, क्लिंग to a vertical surface such as this leaf because of the static friction between their feet and the surface। यानी कि देखें, फ्रॉग जो है उसने क्या किया हुआ है, लीफ को जो है वो जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह उनके दरमियान क्या हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो पैदा हो रही है सरफेस और फीट के दरमियान, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर जो है वो ठहरा हुआ है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है, डू यू नो, ये वाला भी देख लें। वैना, ठीक है, शटल री एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर, द फ्रिक्शन कॉजेज बाय द एटमोसफियर रेजेस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द शटल टू ओवर 950 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये क्या है, शटल क्या है, वो एक तरह की क्या है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो क्या करती है कि ट्रैवल करती है रेगुलरली टू प्लेसेस के दरमियान, जो है वो रेगुलरली जो है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। अगर वो आपसे पूछ लेता है तो ये क्या, शटल क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट डैट ट्रेवल्स रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस और पॉइंट्स,
ठीक है, मैंने आपको इसकी भी डेफिनेशन बता दी है। तो क्या वो कह रहा है कि जब वो एटमॉस्फेयर में, तो फ्रिक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाता है, 950 डिग्री जो है वो सेल्सियस तक जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी आ रहा है आपके पास। टर्मिनल वेलोसिटी की भी डेफिनेशन जो है वो आपको जो है की पॉइंट्स में जो है वो दी हुई है, आप की पॉइंट से भी याद कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई भी वही की पॉइंट्स वाली जो है वो दे रही हूँ। ज़्यादातर इसके शॉर्ट में आने के चांसेस है, तो आप डेफिनेशन जो है वो याद कर लेना, साथ कोई एग्जांपल कर लेना। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ये सारी क्या आ जाएगी आपके पास, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। हाँ, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखनी पड़ेगी, और लॉन्ग में देखें कुछ भी आ सकता है। व्हेन अपवर्ड फोर्स, आप देख लें इसकी डेफिनेशन, व्हेन अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस balances the downward force of gravity on a falling object, it falls down with constant सेफ वेलोसिटी। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी को सेफ वेलोसिटी भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी ज़ीरो। आपने ये भी याद रखना है कि जब बॉडी क्या कर रही होगी, कांस्टेंट या टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने एमसीक्यूज़ के लिए इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद देखें आपके पास एग्जांपल आ जाती है, अ पैराट्रूपर अटेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद विच इट कम्स टू ग्राउंड। तो इस तरह देखें आपके पास एक अच्छा सा, और देखें काफ़ी बड़ा जो है वो शॉर्ट बन जाता है। एक आपने साथ ही डेफिनेशन याद कर ली, साथ आपके एमसीक्यूज़ भी याद हो गया, और साथ आपने एग्जांपल भी कर दिया। अब लॉन्ग भी आ जाएगा, तो देखें आपने अगर इतना लिखा हुआ है तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी या एक्सप्लेनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय एन अमाउंट g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट प्रैक्टिकली द एक्सेलरेशन में बी डिफरेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ना गिरता है तो वो कितने एक्सेलरेशन के साथ जो है वो एक्सेलरेट करता है, हरकत करता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, लेकिन अमली तौर पर क्या होता है, ये एक्सेलरेशन जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। एयर रेजिस्टेंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट role in determining how fast an object accelerates when it falls। यानी कि इसमें जो है वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो अहम किरदार अदा कर रही होती है कि वो कितने एक्सेलरेशन से जो है वो नीचे कोई बॉडी जो है वो आएगी। ठीक है, साथ ही उसने बीच में एग्जांपल दे दी, आप यहाँ से इसको इतने पैराग्राफ को करके इतने भी कर सकते हो, ये वाली एग्जांपल भी लिख सकते हो। इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड अ पीस ऑफ स्टाइरोफोम ऑफ द सेम वेट, ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। स्टाइरोफोम होता है जैसे कि हमारे कोई फ्रिज वगैरह, ओवन वगैरह आता है ना, तो उसको कवर अप जिस चीज़ से किया होता है, वो जो वाइट सा फोम सा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइरोफोम कहते हैं। अब देखो आपको भी पता है जो क्रिकेट की बॉल होगी वो काफ़ी भारी होगी, इट मीन्स कि अगर उतने ही वेट का हमने स्टाइरोफोम का टुकड़ा लेना होगा तो वो काफ़ी जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम ओनली। वो सिर्फ उसी वक्त जो है, हमें पता है कि तमाम अजसाम जो है वो जब ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो उनको गिराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन में आते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है कि एयर रेजिस्टेंस बीच में इन्वॉल्व ना हो, यानी भी कोई भी जो है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम ओनली इफ़ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस। यानी कि वो सिर्फ उसी सूरत में ज़मीन पर जो है सेम टाइम पे आएंगे जब उनके दरमियान जब कोई हवा की रेजिस्टेंस जो है वो उन पर अमल नहीं करेगी। बोथ वुड फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, और दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ हमेशा आएंगे। प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर। ठीक है, वो कह रहा है अमली तौर पर बॉल जो है वो पहले जो है वो गिर जाएगी, एंड द स्टाइरोफॉर्म हैव लार्ज सरफेस एरिया वुड फेस ग्रेटर अपोजिंग फोर्स ऑफ द एयर एंड दस मूव्स स्लोली। और वो दोनों इसलिए सेम टाइम पे नहीं गिर रहे क्योंकि हवा की रेजिस्टेंस जो है, अब स्टाइरोफॉर्म का टुकड़ा चूँकि जोड़ा और
बढ़ा है तो उसके ऊपर एयर की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसे नीचे आने में क्या किया जा रहा है, उसकी हरकत को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से वो ज़रा आहिस्ता नीचे जो है आएगा। जबकि बॉल के ऊपर जो है फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो कम जो है वो अमल कर रही है, क्योंकि उसका साइज़ क्या था, कम था, तो इस वजह से वो जल्दी आ जाती है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बॉल जल्दी क्यों आ जाती है जबकि उनके ऊपर, दोनों के ऊपर सेम जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, तो फिर वो क्यों नहीं आती, क्योंकि बॉल का साइज़ छोटा था और उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम एक्ट कर रही थी, जबकि स्टायरोफोम का साइज़ जो था वो बड़ा था, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस जो थी वो ज़्यादा जो थी वो एक्ट कर रही थी। Experiments have been made in this respect, and it was found that faster an object falls, the more air ठीक है resistance will be exerted on it। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्टर जो है वो फॉल कर रहा है, यानी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है, तो उसको उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस की फ़ोर्स भी क्या करेगी, ज़्यादा जो है वो अमल करेगी। अ स्पीड इज़ फाइनली अटेन्ड एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस balances the downward force of gravity। when this happens the object stops accelerating। यानी कि जब ऊपर की तरफ एयर की रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ ग्रेविटी की फ़ोर्स क्या हो जाएगी, दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, तो उस वक़्त जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करना क्या कर देगा, रुक जाएगा। इट कीप्स फॉलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दिस ना लगाना, द कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ जैसे वो कह रहा है कि मीटियोराइट्स है, ये भी एस्ट्रॉइड्स की तरह होते हैं, बस ये साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि वो भी पत्थर या मिनरल्स वगैरह थे, ये भी क्या होते हैं, पत्थर या मिनरल्स वगैरह होते हैं। अगर साइज़ छोटा हो तो मीटियोराइट्स, और अगर बड़े बड़े हों तो फिर क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है। डज नॉट, वो कहते हैं कि वो भी जो है, वो भी ये वाली जो है लामहदूद जो है वो वेलोसिटी यानी नहीं जो है वो गेन कर सकते। इट फॉल्स टू द अर्थ, और ये भी ज़मीन के ऊपर क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू पैराट्रूपर्स एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। एक्टिंग अगेंस्ट द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ अ, ठीक है, पैराशूट अलाउज फॉर, ठीक है, डिसेंट एट अ सेफ, ठीक है, वेलोसिटी। यानी कि जैसे ही देखो पैराट्रूपर क्या करता है, पहले जो है वो गिरता है, कहीं से भी फॉल करता है, तो वो जो है मतलब तेज़ी से जो है वो गिरता है। जैसा ही जो है पैराशूट जो है वो खुल जाता है, तो पैराशूट का एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा ऊपर की तरफ जो है, ये देखें, जैसे ही वो खुल जाएगा तो यहाँ से नीचे से ज़्यादा हवा जो है वो ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगी, तो फिर इसकी जो नीचे की तरफ ग्रेविटी की फ़ोर्स है और ऊपर की तरफ जो है एयर रेजिस्टेंस है, वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और जिसकी वजह से जो है ये बहुत ही जो है एक जैसी वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आ जाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेफ़ वेलोसिटी भी कहते हैं, कि यानी इसमें कोई ख़तरा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वो जो है वो तेज़ी से नीचे गिरा, लेकिन जैसे ही पैराशूट खुल गया तो पैराशूट का एरिया जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ऊपर एयर की रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, और ऊपर की तरफ एयर की रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो दोनों क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे को क्या करेगा, ट्रैवल करेगा या मूव करेगा। तो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, इसको भी आपने शॉर्ट वाइज तो ज़रूर जो है वो लर्न कर लेना है, लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में जो है वो ज़रूर आ जाएगा। डेफिनेशन याद कर लें, उसके साथ आप एक्सीलरेशन बता दें कि इसका एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है, साथ में एग्जांपल कर लें। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।